नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। समझो जैसे आप मुझे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि एसएसटी में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो बस उस तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती जा रही हूँ। तो एसएसटी में चैप्टर नंबर 4, ओके, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका, चैप्टर 8 खत्म हो चुका, चैप्टर नंबर 15 खत्म हो चुका। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो जो आपने मुझे सजेशंस दिए हैं चैप्टर्स को लेके, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती जाऊँ। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्लस मैंने इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। इस चैप्टर में से आपके 1 मार्कर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बोर्ड के अंदर भी इस चैप्टर के 1 मार्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस पर फोकस किया है। और जो मेन ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आपको लाइक डी सेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ओके, तो वो वाले मैंने आपको यहाँ पे कंसिडर करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत प्यारा सा छोटा चैप्टर, कुछ खास इसमें है नहीं। तो लिटरली मतलब कि लैंग्वेज, ठीक है, तो जो भी आज हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंग्लिश, ओके, हिंग्लिश वाली लैंग्वेज आ चुकी है। एंड लाइक इतने सारे लाइक हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस कैसे शुरू हुई थी, क्या हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ व्हाट इज़ वेदा। वेदा क्या होता है वो बताओ, ठीक है। तो वेदा इसका मतलब होता है नॉलेज। जो वर्ड वेदा है उसका मतलब है नॉलेज, ओके। तो नॉलेज मतलब कि किस फॉर्म में, तो वो आपके पास आएगी टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब लिखावट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस या हेम्स दैट ओरिजिनेट इन द एशियंट इंडिया, ठीक है। तो हेमेंस होगा, वर्सेस होंगे, मतलब प्रेयर्स वगैरह जो होते हैं, गाने वाने, ठीक है, वो हो गए। जनरली ये वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सबसे ओल्डेस्ट संस्कृत लैंग्वेज अगर हम कहें या ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर कहें, ओके, स्क्रिप्चर, तो वो हिंदुइज्म में इसी का वेदा का ही कहा जाता है। तो टोटल 4 वेदा अपने यहाँ पर है बेटा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। ये 4 वेदास बहुत पुराने हैं, और ये कहा जाता है कि हम लोगों ने जो सृष्टि में जो हम सोसाइटी में रहते हैं, कैसे रहते हैं, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ समाज, इन टर्म्स ऑफ लाइक कैसे कर्म करने, वो सब कुछ इन्हीं के अंदर लिखा हुआ है। तो याद कर लेना, जस्ट सिंपल, ओके। बहुत से बच्चों को ये नाम याद नहीं होते, रस्या याद कर लेना, ओके, रस्या। तो रस्या मतलब कि ऋग्वेदा, ऋग मतलब कि भगवान की पूजा करना, ठीक है, प्रेज करना भगवान को। सामवेदा मतलब कि म्यूज़िक, ठीक है। हमें पता है कि ये कहा जाता है कि म्यूज़िक इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो हम भगवान से इंटरेक्ट करते हैं म्यूज़िक के थ्रू, ओके। जैसे आपने देखा है कि शिव जी नृत्य करते हैं, ओके, जो कृष्ण भगवान जी हैं वो बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, तो सबका वो होता है। विष्णु भगवान जी का शंख है, तो देयर आर लाइक म्यूज़िक्स, ठीक है। म्यूज़िक जो है वो हमें कनेक्ट करती है हमारे भगवान से। फिर बात करते हैं यजुर्वेदा के अंदर, जहाँ पे हम लोग वेदास लाइक वर्शिप कैसे करना, यज्ञ वगैरह आ जाता है। और अथर्ववेदा के अंदर साइंस, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक्स, ये सब मैथ्स वगैरह आ जाता है। तो ये 4 पार्ट्स है अपने पास वेदास के, ठीक है बेटा। अब हर एक वेदा जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं संहिता, ब्रह्मांड लिटरेचर, आर्यनक्कास और उपनिषद, ठीक है। अब इनको अपन ना डिटेल में देख लेते हैं। अभी ये आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से सेक्शन बी में भी आ सकता है, या डिटेल के हिसाब से सेक्शन नंबर डी में भी, सेक्शन डी में भी आ सकता है। तो मैंने आपको उस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे बात करें ऋग्वेदा, तो सबसे पुराना, इन 4 में सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेदा माना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन लिटरेचर। इसके अंदर टोटल 128 वर्सेस हैं, ठीक है, जैसे श्लोक थोड़ा कहते हैं ना, सो वर्सेस कहते हैं। और इसका जो है वो बेसिकली 10 डिविजन्स में ये पूरा का पूरा ऋग्वेदा डिवाइड किया गया है। और हर एक वर्स जो है वो भगवान की प्रेयर होती है, ओके। ये जो प्रेयर्स होती है वो हम यज्ञ के दौरान जो है वो करते हैं। जैसे हम कहें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो हम कहते हैं वो ऋग्वेदा में है। तो ऐसे 128 वर्सेस दिए गए हैं, ओके। सो उनमें से जो वर्सेस, जैसे कि ठीक है, शाम की जो बताए, हम लोग शाम को आरती करते हैं, भगवान करते हैं ना, जैसे सूरज ढलता है तो आरती की जाती है। तो दैट मीन्स कि हम वहाँ पे वर्शिप करें किसी उषा मतलब कि यहाँ पर सॉरी डॉन, ठीक है, इसका मतलब कि सुबह सुबह की जो आरती हम करते हैं। अब इन सब में से जैसे कि यहाँ पे अपने पास है वर्चेस दैट प्रीच अबाउट वर्शिपिंग उषा, ठीक है। उषा मतलब कि सुबह जब सूरज की पहली किरण जब आती है ना और थोड़ी रोशनी होती है, उसको उषा कहते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। तो आपने देखा होता है सुबह सुबह सब 5, 5:30, 6 बजे उठकर जो भी होता है वो नहा धो के भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो उसमें मंत्र उच्चार होता है, ये सब होता है। दिस वर्क वॉज कम्पोज बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द सप्त सिंधु। अब आप मुझे बताओ, हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, सप्त सिंधु में कौन रहते हैं? आर्यंस रहते थे। तो ये बेसिकली आर्यन लोगों ने ही, आर्यन की ट्राइब से ही बताया है कि किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। फिर सामवेदा, सामवेदा में ये जो वर्सेस है उसको हमें किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। रेसिटेशन जो होता है, बोलते हैं ना 11 बार हनुमान चालीसा या 108 बार मंत्र बोला जाए। 108 क्यों आया, ठीक है, किसने बोला? तो ये सामवेदा में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड हेंस इट इज़ द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। तो बेसिकली क्या कहते हैं ना कि वो आप 108 बार या जो भी 1008 बार जो आप पूरा मंत्र जाप करते हैं उसको सामवेदा, तो वो उसमें एक ट्यून आ जाती है। आप ओम नमः शिवाय बोलिए और ओम नमः शिवाय पूरा गा के बोलिए, यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। या ओम का पूरा जो ध्वनि अपन सुनते हैं, तो 108 बार जब ओम की ध्वनि आती है तो वो एक म्यूजिक के साथ रिलेट किया जाता है। तो सामवेदा उस पर फोकस करता है। फिर आता है यजुर्वेदा, जो यज्ञ पे फोकस करेगा, जिसके अंदर प्रोज एंड वर्सेस दोनों हो जाते हैं, और श्लोक वगैरह भी होगा, कहानी वगैरह भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर पोएम्स वगैरह भी आती हैं जो हम लोग यज्ञ के दौरान बोलते हैं, जो भगवान के लिए, लाइक भगवान को हम अर्पित करते हैं उनकी आरती के हिसाब से, ये सब। अथर्ववेदा जो है वो बहुत सारे रिचुअल्स आते हैं और संस्कार आते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं 16 संस्कार फॉर एग्जांपल। तो हमारे वेदास में ही कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, स्पेशली लड़के की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लड़का जब पैदा होता है और उसके जो जनेऊ होता है, ठीक है, जनेऊ, शादी, ऐसे करके उसमें 16 संस्कारों का उसके अंदर बेसिकली, जैसे मुंडन होता है, मुंडन एक संस्कार होता है, जनेऊ एक संस्कार होता है, तो ऐसे 16 संस्कार होते हैं जो लड़के को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा उसका रहता है। अभी क्या हम लोग तो इतना करते नहीं है, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आ गया तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा भूल चुके हैं, बट ये रिचुअल्स वगैरह सब इसी में से आते हैं, ठीक है, सब इसी में से ही बताया गया है। तो ये दैट इज़ अ अथर्ववेदा। हालांकि इनके पीछे भी साइंस है, जब हम कोई डीप स्टडी करेंगे देन यू विल कम टू नो। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप करोगे आगे जाकर, तो आपको तब ज़्यादा पता चलेगा ना। अभी हमने कहा था कि वेदा के 4 सेक्शंस और डिवाइडेड हैं, ठीक है, संहिता, ब्रह्मण। अब इनके बारे में अपन रीड कर लेते क्या है। तो संहिता एक सेक्शन है वेदा का जहाँ पे हम मंत्र, प्रेयर, ठीक है, सॉन्ग्स, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मण जो है बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ एशियन इंडियन टेक्स्ट विद द कमेंट्रीज ऑन द हाइम्स ऑफ द 4 वेदास। जो ये जो हम कह रहे डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह है, तो वो चारों, ठीक है, किस तरीके से समझने हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है ना, ठीक है। आज एक बात समझिए, अगर हम लोग शिव स्तोत्रम कहते हैं या क्या, ठीक है, या महामृत्युंजय जप कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी गाना गाया जाता है, जो भी उनके आई वांट से गाना, लेकिन जो भी वर्शिपिंग के तौर पे जो भी मंत्र उच्चार किए जाते हैं, तो उनके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, तो वो पूरी मीनिंग जो है वो इसमें बताई जाती है, ओके। फिर बात करते हैं आर्यनाकाश। अब आर्यनाकाश जो है वो टेक्स्ट है, वो सारी लिखावट है जो आर्यंस जब आर्यंस अपने लास्ट स्टेज फॉरेस्ट में जब रहते थे, अगर मैं सिंपल से छोटे में बोलूँ तो जैसे आपको पता है महाभारत में, ठीक है, जो पांडव थे उन्होंने अपना जीवन जो था फॉरेस्ट में बिताया था, ठीक है। सेम रामायण में फॉरेस्ट में बताया था राम जी ने। तो वो जो उनके फेजेस होते हैं जब फॉरेस्ट में रहते थे, ये कहते हैं कि आर्यंस जब थे ना, तो उन्होंने अपना जो लास्ट जो उनका फेज था वो फॉरेस्ट में बिताया था। तो फॉरेस्ट के दौरान उन्होंने बहुत सारी फिलोसॉफीज क्या बोलते हैं निकाली थी, लिखी थी, विच कंटेन्स द डीप थिंकिंग, ठीक है, बहुत गहरी उनमें बात की गई थी, उन्होंने पूरा लिखा था। तो उसको वो जब स्टडी करते उसको आर्यनाकाश कहते हैं हम लोग। एंड लास्ट इज द उपनिषद, दैट इज वेदांता। तो उपनिषद जो है वो जनरली वेदांता, इसका मतलब कि एंड ऑफ द वेदा, यहाँ पे वेदास खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उपनिषद लिटरेचर गिव्स अस अ विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड कब शुरू हुआ था, लाइफ का मिस्ट्री क्या है, ठीक है, मरना, जीना, कर्म वगैरह क्या होता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, हर एक चीज़ उन्होंने बताई उसके अंदर, ओके। बृहदारण्यक और चांदोदया ये उपनिषद अर्ली उपनिषद माने जाते हैं, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, ठीक है, लाइक भगवान और उनकी बातचीत होती है उसके हिसाब से। फिर आता है मुक्तिको उपनिषद, जो हमें यहाँ पे 108 उपनिषद के बारे में टोटल बताता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड को माना जाता है वन ऑफ द गोल्डन
पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामास। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या था, ये कहूँ कि भगवान जी का आशीर्वाद था, क्या था कि उस टाइम पे इतने दिग्गज लोग पैदा हुए थे ना, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि राइटर्स की बात करते हैं तो कालिदास, भावभूति, भर्तृहरि, ठीक है, बनावत, मेघाहंड, ये कुछ गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये पैदा हुए थे। और इन्होंने पॉलिटिकल, रोमांस, एलिगरीज मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग भारत माता बोलते हैं तो भारत माता की पिक्चर आती है ना, ठीक है, कि हमारी माता जो है वो मतलब शेर पे, अभी तो वो चलता है कि शेर पे बैठी है और यूँ झंडा हाथ में लिया हुआ है। अभी का आप 15 अगस्त का देखो तो अभी ये वाली इमेज चलती है, पहले कुछ और इमेज चलती थी, ठीक है। तो उसको एलिगरीज कहते हैं, मतलब कि हम जो माता कह रहे हैं तो उसकी पिक्चर कैसी होगी, ठीक है। कॉमेडीज, फिलोसॉफी, ये सब उस टाइम पे उन्होंने लिखा था, जिसमें कालिदास आपको बताइए वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस हम लोग राइटर बोल सकते हैं। उनके जो काम थे वो उनके कुछ नाम दिए हुए हैं, कुमार संभवा, ओके, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ओके, ऋतुसंहार, ये कुछ वेल नोन पोएटिक और ड्रामेटिक स्टाइल्स थी। फिर दूसरे राइटर से बनावट, उनका कादम्बरी और हर्षचरित्र, ये बहुत फेमस है। उसके अंदर हर्षचरित्र बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसमें राजा हर्ष थे, उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है। मोरोवर भावभूति का उत्तर रामचरित्र माना जाता है, ठीक है, रामचरित्र, ओके। भराइस का किरट जुनियम एंड विशाखा दत्तास, ओके, मुद्रा राक्षस, सुद्राक्ष एंड मृचकतम, ये कुछ नाम है, ठीक है। डांडीज का दर्श कुमार चरिता, ये कुछ नाम है जो संस्कृत में उस टाइम पे सारे के सारे कंपाइल किए गए थे, लिखे गए थे। तो इसके लिए राइटिंग के फॉर्म पे अगर हम देखें तो गुप्ता पीरियड वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड। फिर बात करते हैं राइटर शॉर्ट ऑन अमीर खुसरो और उनके काम बताने हैं हम लोगों को। तो अमीर खुसरो की जिसमें पिक्चर्स का तो ये याद रह जाते हैं, तो आपको आंसर भी याद करना ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली कहा जाता है कि मुग़ल पीरियड के दौरान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा जाने माने राइटर माने जाते थे। वो बेसिकली डिसिपल, मतलब कि स्टूडेंट थे, किसके स्टूडेंट थे, निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। वो पोएट थे, हिस्टोरियन थे, ठीक है, संत थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे। उनके ज़्यादातर काम पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उन्होंने आशिकी, मतलब आशिका एक्चुअली बोलते हैं ना, सिफियर, अब ये सारे उर्दू के नाम हैं, ठीक है, पर्शियन और उर्दू। किरातुल सद्यान, ओके, खजान उल फुत, ये सब उनके पोएम्स थी, पोम्स कहते हैं अपन। और देखा जाए तो उनको इंडिया, और उनको काफ़ी गर्व था इंडियन होने पर, और वो इंडिया को कहते थे अर्दली पैराडाइज, ठीक है, धरती पे स्वर्ग है इंडिया, वो ऐसे प्रेस करते थे। इंडिया का जो फ्लोरा फौना, मतलब कि जो फ्लावर्स हैं, जो ब्यूटी है हमारे यहाँ पे, हमारा आर्किटेक्ट, वो बहुत ज़्यादा उसको अपनी पोएम्स वगैरह में लिखते रहते थे। यहाँ तक कि वो हिंदुज़म कहते थे कि हिंदुज़म और इस्लाम धर्म जो है वो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर हैं। ही कंसिडर हिंदवली, दैट मीन्स द हिंदी स्पोकन अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली, और उनकी मदर टंग वगैरह, मतलब कि उन्होंने हिंदावली मतलब कि हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था, और उनसे बहुत सारे वर्सेस भी लिखे थे, और बहुत सारी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी। ओके, ही रोट अ नंबर ऑफ बायलैंग्वल क्वार्टरनाइन एंड वर्सेस इन हिंदी एंड पर्शियन लैंग्वेज। बायलैंग्वल की 2 लैंग्वेज का यूज़ करना, जैसे हम करते हैं ना हिंदी इंग्लिश का यूज़, ठीक है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्सेस वगैरह लिखी हुई है हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज को मिलाकर। फिर बात करते हैं गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नालंदा विद्यापीठ या नालंदा यूनिवर्सिटी, कुछ भी आ सकता है। देखो ये सारे मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है, आप देखोगे पेपर्स के अंदर, थोड़ी इमेज दे दी ताकि आपको थोड़ा पता चले कि यूनिवर्सिटी कैसी थी उस टाइम पे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली बडगांव विलेज, पाटन डिस्ट्रिक्ट, बिहार में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो 7 ह्यूज हॉल्स, ठीक है, मतलब 7 बड़े बड़े हॉल्स थे, यहाँ आप रूम बोल सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं, उस पर डिवाइडेड था, और उनके अंदर 300 रूम्स थे जहाँ पे लेक्चर्स को डिलीवर किया जाता था। स्पेशली मॉन्टरीज भी बनाई गई थी फॉर द बुद्धिज़्म, ठीक है, जाकि बुद्धिस्ट बच्चे वगैरह जो आते थे वहाँ पे वो रह सके और अपनी स्टडी कर सकते। इन शॉर्ट अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डे बोर्डिंग स्कूल्स बोलते थे अपन, या तो क्या बोलते हैं, रेसिडेंटल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जहाँ पे लोग बच्चे आके रहेंगे और स्टडी करेंगे। बहुत सारे विलेजेस जो थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पैसा डोनेट करते थे, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे आ पाए और अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाए। वॉट एवर द यूनिवर्सिटी अर्न फ्रॉम द डोनेशन, ठीक है, डोनेशन से उनको जो भी मिलता था वो सारे के सारे फ्री फूड और क्लोथिंग वगैरह के फैसिलिटीज़ में
कर लेती थी। अब उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे ना करप्शन, ठीक है, लूटपाट, लालच ऐसा होता ही नहीं था, ठीक है, सब बहुत खुले दिल से काम करते थे वहाँ पे। उस वो टाइम में अलग होता था बेसिकली। अब जहाँ पे किताबें रखी जाती थी उसको अपन बोलते हैं धर्म गुंज। देखो ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन में निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है, नेम द एरिया वेयर द बुक्स वर केप्ट इन द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होना है धर्मगंज, ठीक है, नाम है वहाँ पे। ड्यूरिंग द 5th एंड द 11th सेंचुरी नालंदा एक रेप्यूटेड सेंटर था। जैसे अभी हम लोग नहीं बोलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी का वो बेसिकली रुतबा होता था। लिटरली बाहर के लोग आते थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने के लिए। वहाँ उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। महावीर स्वामी जी जो बेसिकली 14 जो लास्ट अपन बोलें, ठीक है, 14 चतुर्मास थे नालंदा में, वो उन्होंने वहाँ पे बेसिकली 14 चतुर्मास उन्होंने परफॉर्म किए थे महावीर स्वामी ने, जो बेसिकली लास्ट अगर हम कहते हैं तो जैनिज़्म में माने जाते हैं। दिस एशियन यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल्सो बिकम द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज फॉर द जैन्स, ठीक है। 5th सेंचुरी में कुमार गुप्ता जी ने, जो राजा थे, उन्होंने मॉन्टेसरी बनाई थी वहाँ पर, और तब से नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। तकरीबन हज़ारों जितने कलेक्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के वहाँ पे, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखावट, जो पहले के राजा थे जो लिख के गए थे, ठीक है, वो सारे के सारे उसमें हैं। यूनिवर्सिटी बेस्ट लाइक जगह थी फॉर द एजुकेशन एज वेल एज़ फॉर द बुक्स। बेसिकली देखा जाए तो जो ग्लोरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींच के लेके आती थी इंडिया में। और इंडिया का कल्चर तो वैसे भी आपको पता ही हर जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस है। न जाने कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आते थे फॉर द स्टडी एंड फॉर रिसर्च। एक ट्रैवलर थे हुइन सेंग, ठीक है, वो चाइना से आए थे टू स्टडी एट नालंदा इन द 7th सेंचुरी। वाइल रिटर्निंग वो अपने साथ, ठीक है, 657 बुक्स लेके गए थे यूनिवर्सिटी से। आपको बोले 657, अब आपको एक बात बताऊँ, उस टाइम पे नालंदा में 90 लाख जितनी किताबें होती थी, 90 लाख किताबें लाइब्रेरी में होती थी, तो उसमें से तो ये जनाब खाली 657 लेके गए थे। अभी खैर नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम के बेस हमें खाली मलबे ही हैं और कुछ है नहीं, ठीक है। बट एक खुशी की बात है कि अभी की जो सरकार है वही कह रही है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी को रीबिल्ड करेगी, होप सो। नेक्स्ट वल्लभी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगेन वल्लभी का भी उतना ही रुतबा था जितना नालंदा यूनिवर्सिटी का था। वल्लभी जो है वो वल्लभीपुर गांव में था, जो भावनगर गुजरात में लोकेटेड है। वल्लभी वॉज अ फेमस सेंटर इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में, वो 5th सेंचुरी में काफ़ी था, फिर 7th सेंचुरी में इनका नाम होने लगा। जो रूलर्स थे और जो लोग थे वंश डायनेस्टी के, उन्होंने मिलकर वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया था, एंड दैट वॉज द ह्यूज सेंटर फॉर द एजुकेशन। ओके, वहाँ पे आर्ट्स और साइंस का नॉलेज, लाइक उनके फील्ड्स समझाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ द हिनाया कल्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। जो कल्ट मतलब क्या होता है, प्रजाति, जाति जिसको हम बोलते हैं। तो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती थी हिनाया कल्ट प्रजाति, और वहाँ वो बेसिकली वहाँ पे सेंटर था, ज़्यादातर वहाँ के लोग वहाँ पे पाए जाते थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जैसे कि स्थिरवती, ओके, गुणमती, ये लाइक बहुत ज़्यादा रिनोन्ड लोग थे वहाँ पे। और उन्होंने ही देखा जाए तो वल्लभी यूनिवर्सिटी के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल सारे उन्होंने बनाए थे, और उन्होंने बेसिकली लीड किया था देखा जाए तो। जो ब्राह्मण स्टूडेंट्स थे वो न जाने कहाँ कहाँ से, लाइक गंगा से, यमुना से, वो जो एरियाज़ होते थे, ठीक है, वहाँ से आते थे यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए। यहाँ पर भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे ए सेंग, जिन्होंने वल्लभी को कम्पीट किया था नालंदा के साथ। उन्होंने कहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद अगर एक आती है तो वल्लभी आती है, क्योंकि उस टाइम तक तो शायद वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। नालंदा वॉज द कैपिटल एंड द इंटरनेशनल पोर्ट फ्रॉम लाइक 480 AD से 775 AD में। वो कैपिटल तो था ही, प्लस इंटरनेशनल पोर्ट भी था, मतलब इसके इर्द गिर्द पूरा वो रिवर सिस्टम था जहाँ पे बाहर से चीज़ें आती थी, पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी तब होता था। जो रूलर्स थे वल्लभी के, वो मैत्रेक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो दिस रूलर्स वर नॉट बुद्धिस्ट, ठीक है, ये वाले बुद्धिस्ट नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने वल्लभी यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में बहुत काम किया था। फिर 70-75 AD में अरब्स आए थे, उन्होंने मैत्रेक डायनेस्टी को पूरा अटैक करके पूरा ख़त्म कर दिया, उनको हरा दिया, और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो गई। द यूनिवर्सिटी हैड अ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग नेम्स। अब उस टाइम पे क्या होता था ना, वहाँ पे ट्रेडिशन में जो स्कॉलर्स थे ना, जो टॉप कर रहे स्कॉलर, तो उनका नाम दीवारों पे लिख दिया जाता था और गेट्स के ऊपर। स्कॉलर्स पासिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी यूज टू डिस्प्ले देयर इंटेलिजेंट। उसके बाद जब जो लोग यहाँ से पढ़ लिख के जाते थे, उनको जो
राजा थे, ठीक है, राजा की सभा में उनको, अब आपको पता है जैसे आजकल अपन बोले आईएएस ऑफिसर, ये वो जो गवर्नमेंट में काम करते हैं और जो क्या बोलते हैं अपने पॉलिटिक्स के गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको हम लोग हाई रैंकिंग में बोलते हैं। उस टाइम पे जो राजा होते थे उनकी जो कोर्ट में काम करते थे उनको हाई रैंकिंग्स का लाइक दिया जाता था खिताब। नॉलेज, वर्शिप, ये सब जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया के अंदर भी और अब्रॉड में भी। इसके लिए यहाँ पर भी लोग अलग अलग जगहों से स्टडी करने आते थे। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज वर टॉट हियर, सब के सब, ठीक है, साइंस, मैथ्स, सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाता था। जो एक्सपेंस है यूनिवर्सिटी का वो यही राजा और वहाँ के जो मालिक लाइक जो ज़मींदार होते थे वो पूरा का पूरा खर्चा उठाते थे। फिर बात करते हैं अपन तक्षशिला विद्यालय या तक्षशिला यूनिवर्सिटी। देखो ये कुछ इमेज है तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, ये देखते हैं अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे स्थित था ये स्थित था लोकेटेड एट द रावलपिंडी। ओके, इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ द गंधार। अगर आपको महाभारत थोड़ा बताया तो आपको पता होगा गंधार जो कौरवों की जो माता थी, ठीक है, वो यहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, इसके लिए उसको गांधारी कहा जाता था। इट इज़ बिलीव दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी गॉट इट्स नेम आफ्टर द तक्ष, ठीक है, तक्ष जो थे वो भरत जो राजा थे उनके बेटे थे, जो बेसिकली लॉर्ड रामा के भाई थे। तक्षशिला वॉज द रिनोड सेंटर ऑफ द लर्निंग ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। यहाँ पर 64 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिसके अंदर अगर हम देखें तो मिलिट्री साइंस, ओके, गज विद्या जो आर्की होता था, आर्ची तीर कमान करना, ठीक है, ग्रामर, फिलोसॉफी, ओके, वॉर कैसे लड़ी जाती है, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे लाइक दे आर फ्री, उनको जो सब्जेक्ट पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो ना। अभी भी देखो, अभी धीरे धीरे यही चीज़ को फॉलो किया जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर भी, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड बोर्ड नहीं, ठीक है, वॉट एवर यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी। वहाँ पर स्टूडेंट रेशियो कैसा होता था 1:20, 20 बच्चों के बीच में एक टीचर होती थी। जो स्टूडेंट्स होते थे वो आश्रम में रहते थे स्टडी करने के लिए। एंड जीवक जो बेसिकली डिसिपल थे लॉर्ड बुद्धा के, उन्होंने यहाँ पर ही आयुर्वेदा जो था वो स्टडी किया था। चाणक्य जो अर्थशास्त्र के लेखक है और जो चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे, वो यहीं से ही स्टडी करके निकले थे। मोर ओवर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस लाइक वाराणसी, राजगीर, मिथिला, उज्जैन, ये सब जो तक्षशिला को विजिट करते थे इन द लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज़। प्रिंसेस ऑफ वाराणसी प्रसेनजीत जो किंग थे कौशल के, द ग्रेट ग्रामेरियन पनिनी, ये सब यहाँ पे स्टडी कर चुके थे। यहाँ पे भी चाइनीज स्कॉलर आए थे फा हेन, और वो तक्षशिला में विजिट किए थे इन द बिगनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी। ठीक है बेटा, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो जहाँ पे आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन निकलेंगे, 2 मार्क वाले भी क्वेश्चन निकल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे वो छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तब जाके ये चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है लाइक फिल द ब्लैंक्स में आता है, डैश वॉज द ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन, कौन थे? तो महर्षि पनिनी थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर लिखा था। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो चीफ लैंग्वेज है किसके लिए? नॉलेज, साइंस, रिलीजन और फिलोसॉफी के लिए। ओके, वेदंगास लिटरेचर जो है वो डील करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल से, जहाँ पे ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी वगैरह की बात होती है। 2 मेन एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, ये अपने इंडिया के 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स हैं, और देखा जाए तो रामायण जो है वो स्मॉलर एपिक है देन द महाभारत। ठीक है, वो छोटा सा है। महाभारत तो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एपिक माना जाता है, इसमें 1 लाख वर्सेस है। ये सब चीज़ें बेटा आपको आप देखना, आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में दिखाई देंगी। 1 लाख वर्सेस है उसके अंदर। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो भगवद गीता जो पार्ट है महाभारत का, वो मैसेज देता है ऑफ अचीविंग मोक्ष या सेल्वेशन थ्रू द ज्ञान, कर्मा और भक्ति के थ्रू। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे। तो कौतल्य, ठीक है, कौतल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र है, ये बताती है कि कैसे मैनेजमेंट करना है। यहाँ तक कि साइंस आर्ट्स वाले भी कुछ बुक्स उन्होंने लिखा था, बट मेन उनका बुक था मैनेजमेंट के ऊपर। फिर बात करते हैं जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान देना। और वो 3 सेक्शन में डिवाइड था, त्रिपिटका। और कौन से 3 सेक्शन थे? सुक्ता पितिका, विनाया पितिका और अभिधमा पितिका। ठीक है, नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट बट यू हैव टू। फिर बात करते हैं गुजराती लिटरेचर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता, मीराबाई, आपको पता है ये सब कृष्ण भगवान जी के डिवोटीज थे। ठीक है, दयाराम, अखो, रामचंद्र, प्रीतम, और इन लोगों ने न जाने कितने प्यारे प्यारे से सॉन्ग्स लिखे थे, कहानियाँ लिखी थी, ठीक है, पोएम्स लिखी थी। जो 4 ड्रेविडियन लैंग्वेजेस हैं जो ड्रेविडियन लोग फॉलो करते थे वो आपके फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 लैंग्वेजेस होते थे। जो मिडिवल पीरियड था, ठीक है, जो मिड एज था हमारे यहाँ पर, तब सबसे पहली किताब जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी सोमदेवास
कथा सरित सागर। सेकंड लिखी गई थी कल्हानास रजत रागिनी। उसके अलावा गीत गोविंद बाय द जयदेव। ठीक है, प्लीज़ देख लेना ये सारे के सारे नाम, ये लर्न ही करने हैं, कुछ और उसमें ऑप्शन नहीं है बेटा जी आपको। फिर बात कर लेते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहला जो काम किया गया था वो था पृथ्वीराज रसो लिखा गया था बाय द चंद बरधाई जी ने लिखा था। संस्कृत लिटरेचर जो था वो लिटरेचर, ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था। जैनिज़्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है, कन्नड़ लिटरेचर जैनिज़्म के लिटरेचर से थोड़ा सा मूड मॉडिफाई करके आया है, जिसमें जो पोएट्स थे पंपा, पोना, राणा, इन तीनों ने मिलकर पूरा का पूरा कन्नड़ लिटरेचर का आगमन किया था। कन्नड़ की पिक्चर पता है ना, कन्नड़ साउथ में तेलुगु मूवी आती है, कन्नड़ मूवीज आती है, तो कन्नड़ जो आप सुनोगे ना वो इन तीनों ने मिलकर वो लिटरेचर बनाया था। दिल्ली में दो लैंग्वेज बोली जाती थी, एक बोली जाती थी खरी बोली और एक बोली जाती थी ब्रिज बोली। ठीक है, ब्रिज भाषा जिसको हम बोलते थे। और वहाँ पे जो काम हुए थे, मतलब जो भी राइटिंग सेक्शंस हुआ था उस टाइम पे, अल्हा उड्डल और वैसाल देव रसो, ये पॉपुलर हीरोइक्स थे उस टाइम पे जो काम हुए थे। हीरोइक्स मतलब कि राजा या जो भी उनके होते थे ना, ठीक है, उनकी महानता कैसे लिखी गई थी वो। चंद्रयान लिखा था किसने? मुला दुवोद ने, जो सबसे पुरानी बुक है किस लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में। पर्शियन जो थी वो लैंग्वेज थी जो दिल्ली सल्तनत के कोर्ट में सभा में चलती थी। ठीक है, जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, उन्होंने तारीख ए फिरोज़ी शाही लिखा था, जिसके अंदर खिलजी और उसके जो तुगलक राजा थे उनके बारे में काफ़ी लिखा हुआ था। और यहाँ तक कि उन्होंने बुक भी लिखा था ऑन द पॉलिटिकल थियरी, जिसको कहते हैं फतवाए जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जी का फतवा मतलब कि पॉलिटिकल फतवा मतलब कैसे वो रूल कर रहे थे। ठीक है, तो फतवाए जहांगीर। फिर बात कर लेते हैं हम लोग रामचरितमानस द ग्रेट राइटर तुलसीदास जी ने लिखा था अवधी लैंग्वेज में। रामायण जो है वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था बाय द कीर्तावसा, जिसके अंदर 100 ऑफ लिरिक्स लिखे गए थे बाय द पोएट चंदीदास। ठीक है, अंडर द रूलर्स फॉर्म। नरसिंह मेहता जो गुजराती में लिखा करते थे, डिवोशनल सॉन्ग्स गुजराती में। ठीक है, नामदेव और एकनाथ सेन मराठी में। ओके, राजा कृष्णदेव राय वो बेसिकली राजा थे विजयनगर के, जिन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, जिन्होंने किताब लिखी थी यहाँ पे अमूर्क मल्यात, नाम लर्न करने हैं। ओके, बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल रूलर थे, जो बेसिकली तर्किश बाबर जो तर्किश थे उनके पायोनियर थे। ओके, पानी मतलब कि बेस बनाने वाले बाबर थे। ओके, गुलबदन बेगम जो सिस्टर थी हुमायूं की, उन्होंने हुमायूं नामा करके एक किताब लिखी थी। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजक ए जहांगीर। तुलसीदास और सूरदास, ठीक है, इन्होंने भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लिखा था। रहीम के दोहे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। ओके, अब्दुल फजल जी ने एक किताब लिखी थी इन ए अकबरी, अकबर जब जिंदा थे ना उनके पूरे, और अकबरनामा, ठीक है, जो उनकी पूरी जो राज्य का पूरा टाइम था, ठीक है, उसके बारे में लिखा था, पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, वॉटेवर आप बोल सकते हो। अब्दुल फजल के भाई थे फैज़ी एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्शियन पोएस्ट, और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत लैंग्वेज जो भी हमारे यहाँ पे जो उपनिषद जो लिखे हुए थे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। और उसके बाद धीरे धीरे उर्दू लैंग्वेज का बर्थ हुआ, और जो बहुत ज़्यादा पोएट्स हैं जैसे कि वली, मीर दर्द, मीर ताकीर, ठीक है, नाज़िर अकबर बदी, अब्दुल्ला खान, गालिब का नाम तो सुना ही होगा। गालिब बहुत ज़्यादा फेमस शायरों में से हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रेम की बहुत ज़्यादा शायरी लिखी हुई है, तो गालिब का तो नाम आता ही है। इकबाल, इन सब ने उर्दू में लिखना शुरू किया था उसी टाइम पे। ठीक है, ओरिजिनल प्रोज वर्क इन उर्दू वॉज रिटन, उर्दू में बहुत सारी चीज़ें ओरिजिनल लिखी गई थी, ट्रांसलेट नहीं, ओरिजिनल लिखी गई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी, ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क था उर्दू लैंग्वेज का। ठीक है बेटा, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताई, आपको याद करनी होंगी, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क वगैरह में आ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आई थिंक हिस्ट्री मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है फर्स्ट टर्म के हिसाब से। चलिए, तो इतना आप लर्न करना शुरू कर लीजिए, फिर मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी चैप्टर्स जो कवर करवाती जाऊँगी। सो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस चैनल एंड द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।